अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने आप लोग को सोशियोलॉजिकल थ्योरी सुनाती है, सोशल लर्निंग, सोशल बॉन्डिंग, सोशल स्टैंड, डिफरेंशियल एसोसिएशन। दो एक हैं, रिचमंड ट्राइस की और लेबलिंग थ्योरी दी गई है। लेबलिंग थ्योरी क्या है? लेबलिंग थ्योरी इज अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दैट फोकसेस ऑन हाउ द लेबल सोसाइटी असाइंस टू इंडिविजुअल्स शेप देयर बिहेवियर्स एंड आइडेंटिटीज। जो लेबलिंग थ्योरी है, ये इस चीज़ को एग्जामिन करती है, जिसका एनालिसिस करती है कि जब सोसाइटी किसी बंदे के साथ कोई लेबल अटैच करती है तो वो लेबल उसके बिहेवियर पे किस तरीके से मुतासर करता है, किस तरीके से उसके बिहेवियर का जो है वो मतलब शेप देता है ना। देखो, लेबल इसमें ये होता है किसी के साथ तो कोई लेबल लगा देना कि तुम झूठी हो। सोसाइटी किसी को बोले या आप अपने पेरेंट्स का बैठे हो, कोई आपको बोले, आपको सारे फ्रेंड आपको यार तुम तो झूठी हो, ये लेबल लगाना होता है। किसी के ऊपर कोई भी लेबल लगा देना, ठीक है। The theory emerged in the 1960s and was popularized by sociologists Howard Becker, Edmund Lambert, and others. 1960s में emerged हुई थी, बहुत सारे theoricians में दो के नाम मैंने देखे। Labeling theory posits that actions themselves are not inherently criminal, rather society's reaction and application of legal classifications determine what is considered criminal behavior. लेबलिंग थ्योरी कहती है कोई भी एक्शन इनहेरेंटली क्रिमिनल नहीं होता। आप एक्शन को देखते साथ नहीं बोल सकते ये क्रिमिनल एक्ट है, ये वाला एक्ट मैंने किया तो मैं क्रिमिनल बन जाऊँ। कोई भी एक्ट इनहेरेंटली क्रिमिनल नहीं हो। ये डिपेंड करता है कौन सी सोसाइटी में हो रहा है, कौन से लीगल जो है लीगल सिस्टम के अंदर हो रहा है, किस गवर्नमेंट के अंदर हो रहा है, किस कंट्री में हो रहा है। मतलब आम जुबान में किस सोसाइटी में एक्ट हो रहा है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो एक्ट क्रिमिनल माना जाएगा नहीं माना जाएगा। जैसे बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज में जो है, मुस्लिम कंट्रीज में पाकिस्तान में आप ले लें, जो होमोसेक्सुअलिटी एक क्राइम बैंड है, लेकिन बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में आपको नहीं नजर आई ये चीज। तो क्या होमोसेक्सुअलिटी आप बोलोगे कि ये क्राइम है हर जगह? नहीं। तो उस लिहाज से ये कह रहे हैं कि हर एक्ट इनहेरेंटली क्रिमिनल नहीं होता। वो क्रिमिनल का थप्पा उसके ऊपर तब लगता है जब सोसाइटी बोलती है, सोसाइटी का रिएक्शन आता है उस एक्ट की तरफ, या हमारा लीगल सिस्टम उसको डिफाइन करता है एज अ क्राइम, तभी हमें पता चलता है ये क्राइम है। जैसे मैरिजुआना की मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, स्मोकिंग मैरिजुआना में बी इलीगल इन वन कंट्री एंड लीगल इन अनदर। तो अगर आपने किसी को मैरिजुआना का इस्तेमाल करते देखा है ऐसी जगह पे जहाँ पे वो लीगल है, तो उस बंदे को लेबलिंग बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो है इलीगल है। जो चीज इलीगल होती है आपको वहां पे लेबलिंग बर्दाश्त करनी, ठीक है। लेकिन जहाँ पे मैरिजुआना इलीगल है, अगर वहां पर किसी को इस्तेमाल करके देखा, फिर लेबलिंग बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो क्रिमिनल एक्ट हो गया, फिर वो तो क्राइम है, वो तो मना किया हुआ है हमारे लॉ ने, ठीक है। This perspective suggests that powerful groups, particularly the upper and middle classes, shape societal norms and laws, effectively defining what constitutes crime and deviance. मजीद ये थ्योरी क्या कहती है कि यार आपके सोसाइटी में जो पावरफुल ग्रुप्स होते हैं ना, वही डिफाइन करते हैं क्या क्राइम होगा या नहीं। देखो, सोसाइटी में जो पावरफुल ग्रुप्स होते हैं, उनके जो नॉर्म्स, वो जिन कल्चर्स को मानते हैं, जिन नॉर्म्स को मानते हैं, उसी लिहाज से वो लीगल कोड बनाएंगे ना। किसी गरीब तो नहीं पूछता है कि लीगल क्या हमारा लॉ किस तरह का हो या किस तरह का ना, कोई भी गरीब से तो नहीं पूछता ना। जो पावरफुल ग्रुप्स होते हैं, जरूरी नहीं है जो पावरफुल ग्रुप्स जिस कल्चर को, जिन नॉर्म्स को मान रहे हो, उनको माइनॉरिटी भी माने या लोअर क्लास भी माने। लेकिन अगर आपकी सोसाइटी में पावरफुल ग्रुप, तकरीबन हर सोसाइटी में पावरफुल ग्रुप्स ही डिसाइड करते हैं क्या कल्चर होगा, क्या नॉर्म्स होंगे, क्या लॉज होंगे, तो मतलब पावरफुल ग्रुप्स ही डिसाइड करते हैं क्या क्राइम होगा, क्या डेवियंस होगा, क्या क्राइम नहीं होगा, क्या सही होगा, क्या क्या एक्सेप्टेबल वेज हैं जिंदगी गुजारने के, और क्या एक्सेप्टेबल वेज नहीं है जिंदगी गुजारने के। ये कौन बताता है? लॉ बताते हैं। लॉ कौन बनाता है? आपकी सोसाइटी के पावरफुल ग्रुप्स, ठीक है। बनाते हैं आपकी सोसाइटी के पावरफुल ग्रुप्स हैं लॉ, लेकिन ये लॉ आपकी पूरी सोसाइटी पे बाइंडिंग होता है। इस वजह से लिखा है कि सोसाइटीज रिएक्शन, सोसाइटी का रिएक्शन बताता है कि कोई एक्ट जो आपने किया है वो क्रिमिनल है या नहीं। अगर वो क्रिमिनल है तो लेबलिंग बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्रिमिनल नहीं है एक्ट तो लेबलिंग बर्दाश्त नहीं करनी। तो लेबलिंग थ्योरी ना इस चीज को यहाँ पे स्ट्रेस दे रही है कि आपका लॉ डिसाइड करता है क्राइम क्या है, और वो क्राइम आपने किया तो आपको लेबलिंग बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज जिसको पे स्ट्रेस मारने की कोशिश की, वो क्या है कि आपका लॉ भी पावरफुल ग्रुप बनाता है। आपकी सोसाइटी के जो पावरफुल ग्रुप्स है, जैसे अपर क्लास और मिडिल क्लास आती है मोस्टली, वो डिसाइड करती है कि क्या लॉ होगा। मोस्टली अपर ही क्लास होती है, क्या लॉ होगा।
क्या क्राइम होगा, क्या क्राइम नहीं होगा। तो जब ये पावरफुल ग्रुप्स डिसाइड कर देते हैं कि यार ये लॉ है, इन्होंने पेन लिया, पेपर लिया, लॉ पूरा एक स्केच बना दिया, भाई ये सारा कुछ लॉ है। इन पावरफुल ग्रुप्स ने आपस में पहले इंटरेक्ट किया, लॉ बना दिया अपने कल्चर्स, अपने नॉर्म्स के लिहाज से, फिर वो लॉस पूरी कंट्री में, इवन जो लोअर क्लास हो, माइनॉरिटी हो, कुछ भी हो, ये तो उस कंट्री का हिस्सा, अब इन सब पे बाइंडिंग हो जाएगा। अब इन पावरफुल ग्रुप्स ने पहले खुद कम्युनिकेट किया, इंटरेक्शन करके लॉ बनाया, और फिर वो जो लॉ बना वो अब लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करके पूरी कंट्री में फैल गया, सबको पता है बस अब ये लॉ है। इंटरेक्ट करके ना, देखो इन पावरफुल ग्रुप्स ने आपस में इंटरेक्शन किया और लॉ बनाया। अब वो लॉ अगर किसी और को इंटरेक्ट करके नहीं बताएंगे, इंटरेक्शन करके नहीं बताएंगे, तो किसी और को तो पता चलेगा। जब ये बातचीत करेंगे तो तभी तो पता चलेगा ना ये लॉ है, फिर वो लॉ पूरी सोसाइटी में सबके पास फैल जाएगा। के फिर वो सब पे बाइंडिंग है। फिर अगर जो पावरफुल ग्रुप ने बोल दिया कि ये चीज जुर्म है, अगर वो लोअर क्लास जो है उनके कल्चर में भी अगर वो काम करना आता है, या माइनॉरिटीज है जो आप कंट्री में, उनका कल्चर है कि यार हम यह वाला काम करें, हमारा कल्चर कहता है, लेकिन अगर आपके लॉ ने बोला ये क्राइम है, तो फिर बेशक माइनॉरिटी के भी ये मेरा कल्चर है, अगर उसने वो किया तो वो क्राइम है, फिर उसको लेबलिंग बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसको लेबलिंग बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेबलिंग थ्योरी के क्रक्स पे आपको ना सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शनिज्म भी नजर आएगा। सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शनिज्म क्या होता है कि हम दुनिया की हकीकत किस तरह बनती है, या कोई भी चीज जो होती है, जैसे कल्चर ट्रांसमिट किस तरीके से होता है, ट्रांसफर किस तरह होता है, बातचीत करके। आप बातचीत नहीं करेंगे, आप कल्चर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो लेबलिंग थ्योरी ये कहती है कि एक तो एक बंदे के ऊपर जो लेबल लगाते हो, एक बंदे ने दूसरे बंदे पे लेबल लगाया, लेबल लगा दे तुम झूठ हो, अब वो सबको जब बताएगा, इसे कहते हैं सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शनिज्म। वो हर एक से कम्युनिकेट करके बताएगा सारी स्टोरी की, यार ये चीज तो हमारे लॉ में देखो जुर्म है और उसने ये चीज की है, ये झूठ बोल के इसने फ्रॉड किया है, ये हमारे लॉ में तो जुर्म था ना, अब इसने किया है। अब मतलब इंट्रैक्शन होगा सब तक ये बात जाएगी। इस तरीके से एक बंदे की जो आइडेंटिटी है ना वो अफेक्ट होती है, उसको फिर पूरे सोसाइटी में स्टिग्मा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो लेबल लगाना और फिर इंट्रैक्शनिज्म, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म पे अमल करते हुए उस बात को भी फैलाना, और फिर सबको बताना ये लॉ है, ये जुर्म है, इस बंदे ने किया है, इसके ऊपर ये लेबल लगा हुआ है। वो बंदे को फिर वो किसी जगह पे भी जाएगा ना, उसको स्टिग्मा, उसको नफरत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो लेबलिंग थ्योरी के क्रक्स में आपको सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, जो बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है सोशियोलॉजी में, जो बच्चे जिनके पास सोशियोलॉजी वो समझते होंगे सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म को, एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। आप सोशियोलॉजी में पढ़ोगे, फिर टेक्नोलॉजी पढ़े ना, वहां पे आप पढ़ोगे, आपको समझ आ जाएगी कि सिर्फ किसी के अपने दिमाग में सोचना नहीं होता सिर्फ कि मैं इसको झूठा समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं। आपको वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जब आप कम्युनिकेट करोगे आपको तब समझ आएगी इस बंदे को लेबल कर दिया गया, फिर वो इम्पैक्ट होगा इस चीज से, उस बंदे का फ्यूचर खराब होगा इस चीज से। ठीक है, तो इस ये पर्सपेक्टिव में कहते हैं आपकी स्टडी के पावरफुल ग्रुप्स, जिसको हॉवर्ड बैकर ने ना मॉरल एंटरप्रेन्योर्स भी बोला था, इन पावरफुल ग्रुप्स को ना, इनको नाम दिया था उसका। ये पावरफुल ग्रुप्स डिसाइड करते हैं नॉर्म्स को, लॉस को, और वही लॉस फिर इन रिटर्न किसको डिसाइड करते हैं क्या क्राइम होगा, क्या क्राइम नहीं होगा। These influential parties कौन सी, यही पावरफुल ग्रुप्स। These influential parties termed moral entrepreneurs by labeling theorists, Howard Becker establish and enforce rules। यही इस्टेब्लिश करते हैं रूल्स, यही इन्फोर्स करते हैं। और क्या खुद अपने घरों से इन्फोर्स कर देते हैं? नहीं, यही इस्टेब्लिश करते हैं, यही इन्फोर्स करते हैं थ्रू इंस्टीट्यूशंस। किस तरह के इंस्टीट्यूशन? जैसे हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मतलब एक लीगल, मतलब अपने बातों को लीगलिटी दे देते हैं, उनको लीगल स्फीयर के अंदर ला के ना सबके ऊपर बाइंडिंग करवा देते हैं। Travis suggests that any deviant behavior is often solely attributed to the labeled identity। ट्रेविस ने बोला था कोई भी बंदा जब कोई भी डेविएंट बिहेवियर शो करता है ना, वो अपने लेबल्ड आइडेंटिटी की वजह से करता है, उसको लेबल कर दिया जाता है, तभी वो बाबा पे डेविएंट बिहेवियर को शो करता है। दिस मींस दैट, मैंने लिखा भी आगे, once someone is labeled as a deviant or criminal, any of their actions, especially those considered deviant, are interpreted through the lens of that label। आप कहते हैं ना कि ये बंदा तो है ही, अच्छा कोई बंदा है उसमें वो चोरियां करता हो, लेकिन कभी वो कोई अच्छा भी काम करेगा ना, लेकिन उसका हर बिहेवियर उसकी लेबल्ड आइडेंटिटी के साथ आपको तोड़ हुई, वो तो है ही चोर, वो तो है ही चोर।
प्रॉपर किया जा रहा है कि अगर किसी बंदे को आपने एज अ डेविएंट और क्रिमिनल लेबल कर ना कि यार ये तो क्रिमिनल है, ये तो डेविएंट है, तो वो कोई भी एक्शन, कोई भी काम करे, कोई और खास तौर पे अगर काम इस तरह का जो डेविएंट हो, वो डेविएंट हो, तो आप लोगों ने यही कहना है, आपने उस लेबल के लेंस से उसको देखना है हमेशा। वो कोई अच्छा काम करे या वो कोई डेविएंट काम करे, आपने हमेशा उसकी लेबल, एक दफा आपने उसको लेबल कर दिया, फिर उसका हर एक्शन उसकी लेबल आइडेंटिटी से ही आप देखोगे उसको। कहने का मतलब है ट्रेविस यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, आप बात को समझने की कोशिश करो, कह रहे हैं उसकी जिंदगी बस तबाह कर देते हैं, मतलब इतना स्टिग्मा उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। ये लेबलिंग करना किसी भी बंदे की पर्सनैलिटी को जो है ना बिल्कुल तोड़ के रख देता है, उसकी आइडेंटिटी को, उसका बिहेवियर खराब कर देते हैं। एक बंदा है वो झूठ नहीं बोलता है, उसको बाबर बोलो तुम झूठ, इसलिए कहते हैं ना कि चीज करनी, अगर आपको लड़के से झूठ बोला ना, उसके सामने बाबर तुमने झूठ बोला, तुमने झूठ बोला है, फिर औरों को भी इंटरेक्शन करके उसने झूठ बोला, इसने झूठ बोलता है, वो बंदा पे कहता है यार जब मुझे समझती है ऐसे, बस ठीक है। फिर अब वो बंदा कुछ भी करे, आप लोगों ने हमेशा यही समझना है कि वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रही है, तो फिर उसने कहना है बस ठीक है, मेरी आइडेंटिटी के साथ इतना बड़ा लेबल लगा दी तो बस ठीक है। तो ट्रेविस यही कहते हैं कि किसी भी कोई भी डेविएंट बिहेवियर जो होता है ना, वो बंदे की लेबल आइडेंटिटी से निकल के आता है, तभी वो बार बार डेविएंस शो करेगा। और अगर वो डेविएंस नहीं भी शो नहीं करेगा, लेकिन आप लोगों ने उसको क्रिमिनल और डेविएंट मान लिया है, तो फिर उसको कोई भी एक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने हमेशा उसी लेवल से उसको देखना। ठीक है, this reinforces and perpetuates the societal perception of them as inherently deviant, making it difficult for them to escape the stigma and change their identity in the eyes of society. ये जो आप उसको लेबल कर देते हैं ना, उसके हर एक्शन को, उसकी लेबल जो आइडेंटिटी होती है उसी लेंस से देखते हो, तो ये चीज क्या करती है, ये चीज पुख्ता कर देती है, रीइंफोर्स कर देती है सोसाइटी की जो परसेप्शंस हैं, परसेप्शंस ऑफ देम एज इनहेरेंटली डेविएंट। जो सोसाइटी कहती है ना कि यार ये तो है ही डेविएंट है, ये बंदा तो है ही डेविएंट, इसने तो डेवियस बिहेवियर शो ही करता था, जबकि खुद जो ये लेबलिंग थ्योरी से कहते हैं कोई भी एक्ट इनहेरेंटली क्रिमिनल नहीं होता, सोसाइटी करती है, सोसाइटी बार बार उसको उस लेंस से देखती है। कोई यहाँ पे भी वो बंदा हो सकता है उससे कभी कोई झूठ बोल ले, लेकिन आपने उसके ऊपर टैग लगा के, उसके ऊपर लेबल लगा के, आप बार बार उसके एक्शंस को उसी लेंस से देखना कि यार ये तो है ही लेबल्ड बंदा ना, ये तो नहीं झूठा, ये तो है ही चोर है, चोर है, चोर है। आप सब उसको समझेंगे कि यार ये तो बंदा इनहेरेंटली डेविएंट है, इसकी तो नेचर ही ऐसी है, तो ऐसे ही होगा। अब अगर वो बंदा ठीक हो सकता है, वो बंदा उसमें ठीक होने की टेंडेंसी है, चांसेस है, लेकिन वो कभी भी नहीं हो सकती, वो कभी भी ये जो स्टिग्मा, ये जो नफरत है, इससे भाग नहीं सकता। वो अपने आइडेंटिटी को सोसाइटी की नजर में चेंज ही नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसको लेबल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ट्रेविस ने बोला है कि कोई भी डेविएंट बिहेवियर आता है is often solely attributed to the labeled identity। किसी भी तरह का डेविएंट बिहेवियर आप उसे लेबल आइडेंटिटी से उसको को ना लेके जाके अटैच कर दोगे, इवन कोई भी वो एक्शन करे। ठीक है, a deviant label like that of a criminal, एक डेविएंट लेबल जैसा कि आप क्रिमिनल बोलते हैं उसको, can overshadow an individual's entire identity leading to widespread distrust and disdain। एक डेविएंट लेबल जो हम किसी पे लगाते हैं, वो क्या करता है, एक बंदे की जो इंटायर आइडेंटिटी है ना, उसको मुतासर करता है, उस पर कोई ट्रस्ट नहीं करता, उसको नफरत, स्टिग्मा बर्दाश्त करना पड़ता है। और फिर वो बंदा कभी अपनी आइडेंटिटी को उसकी आइडेंटिटी पूरी वो शेप करते। देखो यहाँ पे यही तो कह रहा था ना कि ये जो थ्योरी किस चीज पे फोकस करती है कि किस तरह सोसाइटी लेबल्स अटैच करती है इंडिविजुअल के साथ, और वही लेबल उसकी आइडेंटिटी को किस तरीके से शेप देते हैं। फिर वो बंदा फिर कहेगा बस ठीक है, अब ये मेरे साथ लेबल लगा दिए तो ऐसा है, तो फिर ऐसा ही सही। ठीक है, key concepts in labeling theory include primary deviance, स्टिग्मेटाइजेशन एंड सेकेंडरी डेविएंस। अब ये लेबलिंग होती किस तरीके से और किस तरह फिर उसका हर जो एक्ट होता है वो आपको डेविएंस ही लगता है, किस तरीके से होता है, मैं यहाँ पे सिखाती हूँ, आपको समझ आ रही है किधर। प्राइमरी डेविएंस रेफर्स टू द इनिशियल एक्ट्स ऑफ रूल ब्रेकिंग लीडिंग टू लेबलिंग। सबसे पहले आपने कोई रूल तोड़ा, इनिशियल एक्ट्स ऑफ रूल ब्रेकिंग से भी आपने सबसे पहले कोई रूल तोड़ा, और फिर वो किस तरह गया कि आपको लेबल, लीडिंग टू लेबलिंग, आपके ऊपर लेबल लग गया। जैसे कोई चोरी करती, किसी भी वजूहात की वजह से चोरी करती, सबसे पहला आपका एक्ट क्या हुआ, कहते हैं चोरी करती, इससे पहले आपने कभी कोई सदा नहीं था, आपके ऊपर एकदम लेबल लग गया, आप चोर। वंस लेबल्ड एज डेविएंट, अब आपके ऊपर एक दफा लेबल लग गया है ना डेविएंट का या क्रिमिनल का, जो भी, इंडिविजुअल्स मे एक्सपीरियंस स्टिग्मेटाइजेशन व्हिच इन्वॉल्व्स बीइंग
discredited or devalued in the eyes of society. अब एक दफा आपके ऊपर लेबल लग गया कि आप चोर हो, अब सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करके दूसरे को बताएंगे यार ये तो चोर है, ये तो चोर है। अब क्या होगा, अब सोसाइटी की नजर में आपको ना स्टिग्मेटाइजेशन बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सोसाइटी की नजर में अपने लिए हकारत, नफरत, ये सब कुछ देखोगे, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सोसाइटी आपको डिसोन करने की कोशिश करेगी। अब इससे क्या होगा, ये जो स्टिग्मेटाइजेशन, ये स्टिग्मा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, कैन लीड टू सोशल एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन एंड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसिस। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसिस क्या होती है, भाई मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं वैसा नहीं, जो आप इससे बातें अपने को बात को बोलते हो। तो स्टिग्मेटाइजेशन किस तरफ जाएगी कि आप सोसाइटी से अपने आप को एक्सक्लूडेड समझोगे, आपको लगेगा मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। wherein individuals conform to the expectations associated with their neighbor। जब आपको लगेगा यार सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसिस ही होती है ना, हम ये नहीं कर सकते, हम एग्जाम पास नहीं कर सकते, हम तो तैयारी नहीं कर सकते, हम ये नहीं, हम वो नहीं, जाहिर है आपको जब इतना स्टिग्मा बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, आप एक्सक्लूडेड फील करोगे, आप डिस्क्रिमिनेटेड फील करोगे। तो इस तरह की तो चीजें और थॉट्स आपको आएंगी। जब इस तरह की थॉट्स आएंगी ना, तो फिर आप क्या करोगे, आप लेबल, आपके ऊपर जो लेबल लगा होगा ना, आपको भी यार बस मैं इसी के साथ एसोसिएट हो जाता हूँ। wherein individuals conform to the expectations associated with their label। जो सोसाइटी पे क्या, सोसाइटी ने बोला वो चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, उसको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, उसको स्टिग्मा बर्दाश्त करा रहे मुसलसल। फिर क्या कहते यार मैं कुछ भी कर लूँ ना, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसिस ये ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते, मैं सोसाइटी ने स्टिग्मा लगा दी। फिर वो क्या कहेगा, वो चलो ठीक है, अब जो मेरे साथ लेबल इन्होंने लगाया है मैं उसको मानता हूँ, और बस मैं अब उसी रास्ते पे, वो उसको उसको कंफर्म करेगा ना फिर उस लेबल को। फिर इससे क्या होगा, दिस स्टिग्मेटाइजेशन एंड लेबलिंग इनकरेज इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स सेकेंडरी डेविएंस, और फिर वो सेकेंडरी डेविएंस की तरफ जाएगा। तो जैसे ये है प्राइमरी डेविएंस आपने कोई एक दफा कोई रूल तोड़ा है, ठीक है, एक दफा आपने कोई लॉ तोड़ दिया है, देन आप पे एकदम लेबल लग जाएगा कि यार ये तो ऐसा, ये तो वैसा ही, जो आपने कोई चोरी कर दिया, लॉ ही तोड़ा ना, चोरी किए तो आपके ऊपर लेबल लग गया आप चोर। देन आपको स्टिग्मा बर्दाश्त करना पड़ेगा, स्टिग्मेटाइजेशन होगी, जिसमें क्या होगा, आपको सोशल एक्सक्लूजन बर्दाश्त करनी पड़ेगी, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि आप इंटरनलाइज कर लोगे द लेवल ऑफ डेविएंट, मतलब कि बस आप हो के जैसे होता ना कि यार ये ऐसा समझते ना, अब मैं बस जैसा जैसा देश वैसा बेस वाला ना सिस्टम आप करोगे जैसे वो होता है ना, उसी तरीके से आपको जो बात बोलते रहेंगे ना, आप उसको कंफर्म करने लग जाओगे, मतलब अपने लेवल के साथ जो एक्सपेक्टेशन एसोसिएटेड है ना, आप उसको मान लोगे, आप उसको इंटरनलाइज करने लग जाओगे। फिर होगा ये जो स्टिग्मेटाइजेशन थी, जो लेबल लगा, उसने जो आपको स्टिग्मेटाइजेशन आपके लिए जो लेके आया जो लेबल, और उसकी वजह से जो आपने लेबल को फिर कंफर्म कर दिया अपने, उससे क्या होगा, उससे आप सेकेंडरी डेविएंस के लिए इनकरेज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है जब कोई प्राइमरी डेविएंस हो तो कभी भी एकदम लेबल नहीं अटैच करना चाहिए, लेकिन हमारी थोड़ी यही कहती है कि हम ये करते ही करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब कुछ चलता है, और एक एक जो बंदा है उसकी आदत बन जाती है लॉस तोड़ने की, रूल्स तोड़ने की, ठीक है। ओके, अब इस ये जो लेबलिंग थ्योरी है, इसमें मैंने आपको शुरू से क्या बताया कि लेबलिंग थ्योरी क्या है। इसमें सोसाइटी जो लेबल अटैच करती है किसी बंदे के साथ, हम उसका एनालिसिस करते हैं कि उसका उस बंदे की आइडेंटिटी पे क्या असर हो रहा है। फिर हम कहते हैं कोई भी जो एक्ट होता है, जरूरी नहीं है कि जो एक्ट मेरी सोसाइटी में इलीगल वो अगली में भी हो। अब लेबल लगेगा नहीं लगेगा, ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है। आप सोसाइटी में रह रहे हो, अगर वहां का आपने लॉ तोड़ा है जो वो लोग क्राइम समझते हैं, तो तब आपके ऊपर लेबल लगेगा, वरना नहीं लगेगा। जैसे मैरिजुआना की एग्जांपल मैंने दी थी। फिर उसके बाद जो हम लॉ तोड़ते हैं और हमें लेबल बर्दाश्त करना पड़ता है, वो लॉ बनाता कौन है? जो नॉर्म्स हम तोड़ते हैं, हम कल्चर को हम अपने कल्चर से डेविएट कर जाते हैं, जो अपने कल्चर को मतलब इससे डेविएट करते हैं, वो कल्चर कौन बनाता है, नॉर्म्स कौन बनाते हैं? हमारी सोसाइटी के पावरफुल ग्रुप्स बनाते हैं, जिन्हें हम मॉरल एंटरप्रेन्योर्स भी बोलते हैं। वही बताते हैं क्या कल्चर होगा, क्या रहने का तरीका होगा, क्या लॉ होगा, और फिर वो लॉ और वो जो कल्चर होता है वो सब पे बाइंडिंग हो जाता है, वो सबको मानना पड़ता है फिर। और फिर जब सोसाइटी में कोई गरीब और मिडिल क्लास या कोई भी बंदा उससे डेविएट करता है तो उसके ऊपर लेबल लग जाता है, और फिर उसको स्टिग्मा बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि लोग ऑलरेडी लोगों को पता होता है, क्योंकि लॉ सब पे बाइंडिंग होता है, सबको पता होता है हमारा कल्चर क्या है। लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर 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 करके कल्चर बता देते हैं ना कि हमारी सोसाइटी में कल्चर क्या है। ये तो नहीं है कि किसी के दिमाग में, किसी पावरफुल ग्रुप्स के दरमियान दिमाग में कल्चर है, लॉ है तो वहीं पे रहेगा। वो इंटरेक्ट करके बताते हैं, इसे कहते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। वो इंटरेक्ट कर करके सबको बताते हैं और फिर सबको पता चल जाता है, और फिर जब लोगों के सामने कोई बंदा उस लॉ को या उस कल्चर को तोड़ता है या नॉर्म्स के खिलाफ जाता है, तो फिर उसको लेबल बर्दाश्त करना पड़ता है। मोस्टली ऐसा होता है
इस थ्योरी को यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया है कि इसकी की कॉन्सेप्ट्स क्या है कि प्राइमरी टेगेंस है, फिर लेबलिंग होती है, फिर स्टिग्मा आता है। स्टिग्मा के बाद आप उस जो लेबल होता है उसको इंटरनलाइज करना स्टार्ट कर देते हो, उसको कंफर्म करना स्टार्ट कर देते हो, देन आपके अंदर से स्केलेटल टेगेंस निकल के आता है फिर। तो ये सब कुछ तो है, थ्योरी ने बोल दिया। लेकिन थ्योरी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ना, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड है, वो क्या है, वो ये कहना चाह रही है कि जो लेबलिंग थ्योरी होती है ना, क्योंकि लेबल्स किस चीज पे अटैच होंगे, किन किन रूल्स को तोड़ने पे अटैच होंगे, किन कल्चर को तोड़ने पे अटैच होंगे, वो कल्चर, वो रूल्स, वो नॉर्म्स कौन बनाता है? पावरफुल ग्रुप्स। तो इसका मतलब है पावरफुल ग्रुप्स ज्यादातर लेबलिंग बर्दाश्त नहीं करते। फिर करेगा कौन? लोअर क्लास या माइनॉरिटी ग्रुप्स। क्योंकि जो पावरफुल ग्रुप्स होते हैं वो उनका कल्चर जरूरी नहीं है लोअर क्लास के साथ मिले, उनका कल्चर नहीं है जरूरी माइनॉरिटीज के साथ मिले। माइनॉरिटीज और लोअर क्लास के अपने ही कल्चर होते हैं फिर। और फिर जब वो काम करते हैं अपने कल्चर के लिहाज से, तो वो पावरफुल ग्रुप्स के कल्चर के लिहाज से तो ना हुआ। तो फिर ज्यादातर जो स्टिग्मा बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेबलिंग बर्दाश्त करनी पड़ती है ना, वो इनको करनी पड़ती है। ये थ्योरी ये भी कहती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वार्डन एंड शेपर्ड डेमोन्स्ट्रेट हाउ पुलिस इंटरवेंशंस disproportionately target lower class and minority individuals, labeling them as criminals। उनको क्रिमिनल्स कंसिडर किया जाता है, बार बार उनको लेबल किया जाता है क्रिमिनल्स के तौर पे, क्योंकि जो इनके जो ये चीजें मानते हैं जरूरी नहीं है वो पावरफुल ग्रुप्स माने, लेकिन जो पावरफुल ग्रुप्स मानते हैं ना, वो सब पे बाइंडिंग कर देते हैं वो, क्योंकि वही सोसाइटी के उसूल रसूख के बंदे हैं। This reflects societal biases in law enforcement practices where certain groups are more likely to be scrutinized। मतलब उनको ज्यादा जांच पड़ताल की जाती है, उनको रोका जाता है, इंचार्ज किया जाता है with criminal behavior due to their socio-economic status or race। क्योंकि उनका इकोनॉमिक, उनका सोशल, अगर हम लोग सोशल मोबिलिटी में देखें, सोशल मोबिलिटी क्या होती है? एक सोसाइटी में आपका स्टैंडर्ड, क्या आप अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, कौन सी क्लास, ठीक है, कहते हैं सोशल मोबिलिटी, सोसाइटी में ऊपर ऊपर दर्जे पे जाना। और आपका इकोनॉमिक स्टेटस आपको पता है, आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है। तो क्योंकि जो पावरफुल ग्रुप्स होते हैं, वो जो भी लॉ बनाते हैं ना, वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते हैं, वो अपने कल्चर के लिहाज से बनाते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है लोअर क्लास और जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं, वो अपने लिहाज से बनाते हैं मोस्टली। तो फिर ऑब्वियसली जब उनके अपने लिहाज से होता है, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अलग होता है, एक लोअर क्लास का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अलग होता है, तो दोनों की तो चीजें ही अलग होती हैं। तो पर ज्यादातर किसको जांच पड़ताल की जाएगी, किसको रोका जाएगा, किसको क्रिमिनल बिहेवियर के साथ चार्ज किया जाएगा? ऑब्वियसली जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कम होता है, जिनकी जिनकी रेस डिफरेंट होती है, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं। क्योंकि इन लोगों को पता होता है, माइनॉरिटी ग्रुप्स को पता होता है कि हमारे कल्चर के ऊपर लॉ नहीं बना हुआ, इनको होता है कि अब हमने अपने कल्चर को खुद डिफेंड करना है। फिर ये गन भी उठाते हैं, या इनको अपनी अपनी रेस को, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए जो कुछ करना पड़े फिर ये करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है अगर हम लॉ के पास जाएंगे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास जाएंगे, तो वो हमें प्रोटेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि हमारी वैल्यूज, हमारे नॉर्म्स, हमारे कल्चर का तो हो सकता है वो ख्याल ना रखें, वो तो वही रखेंगे जो पावरफुल ग्रुप्स कहते हैं। तो इस वजह से ना फिर इनको ज्यादा क्रिमिनल जो है ना, क्रिमिनल बिहेवियर के साथ चार्ज किया जाता है बार बार, ठीक है। अच्छा, one Prager, Bass and Shirikos further illustrate how these biases extend to sentencing, resulting in harsher punishments for marginalized groups and reinforcing their criminal labels। और भी कहा जाता है कि किस तरीके से जो ये लोग, ये जो हमारा ये कि सिस्टम है, मतलब कि अपर क्लास को ही सब समझा जाता है, उन्हीं की वैल्यूज, वो जो बोलते हैं वो लॉ होता है। ये चीज क्या करती है, फर्दर रीइंफोर्स करती है इस चीज को कि ये जो लोग होते हैं, जो लोअर क्लास के होते हैं, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स के होते हैं ना, इनको एक तो बार बार चार्ज करते हैं कि यार ये इन लोगों ने, उनको बार बार रोका जाता है, उनको बिला वजह तंग किया जाता है कि नहीं आप ही होंगे, आप ही ने काम किया, आप ही ने काम किया होगा। और फिर उन्हीं को फिर सजाएं, उनको सजाएं दी जाती हैं, सख्त 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 सजाएं दी जाती हैं, और क्रिमिनल लेबल्स उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं ना, मतलब यही इस तरह करेंगे, ये होते ही इस तरह के हैं, ये गरीब लोग ही चोरी करेंगे, इसी के पास पैसे नहीं ये चोरी करेगा, एक अमीर चोरी क्यों करेगा, ये क्यों करेगा, वो क्यों करेगा। तो इस तरह की चीजें होती हैं ना सारी।
तो इससे क्या होता है, एक आपकी सोसाइटी में ना एक ना तजाद बन जाता है, कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव भी तो यही कहता है ना, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव भी तो इस तरह की चीजें कहता है कि जो पावरफुल ग्रुप्स होते हैं, सारे जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं, सारे लॉस तो वो बनाते हैं, जो लोअर क्लास होती है फिर वो पिसती है। अपर क्लास अपने लिहाज से, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट अपने लिहाज से लॉस बनाते हैं कि वो अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करें, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करें, और फिर उसकी वजह से ना वो लॉस इस तरह क्या बनाती है कि सिर्फ उनका फायदा हो, और उसकी वजह से क्या होती है, लोअर क्लास पिसती है। यही कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव भी तो, मार्क्सिस्ट जो पर्सपेक्टिव है वो भी तो यही कहता है ना। तो यहाँ पे यही की चीज बोली जा रही है, अगर वो डिसाइड करेंगे पावरफुल ग्रुप्स के लेबल किस चीज पर लगेगा, किस बात के होने पर लेबल लगेगा, कौन सा रूल तोड़ा तो लेबल लगेगा, तो जरूरी तो नहीं है कि जो वो बातें, जो उनका कल्चर है वो लोअर क्लास का भी हो। आप देखो हर एक का, आप एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ना डिफरेंट कल्चर्स देखते हो, बहुत सारी कंट्रीज जैसे जहां पे बहुत कल्चर्स होते हैं, आप बहुत सारे एग्जांपल्स निकाल सकते हो। वहां पे आप देखो जो मेजोरिटी ग्रुप होता है, उनका जो कल्चर होता है, जो डोमिनेंट कल्चर होता है, उसी के ऊपर लॉ बना होता है। जो बाकी पे सब कल्चर्स होते हैं ना, तो उनको लेबलिंग बर्दाश्त करनी पड़ती है। उनके ऊपर क्रिमिनल क्रिमिनल का क्यों लेबल लगाते हैं बाबर, क्योंकि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, अपने वैल्यूज को प्रिजर्व करने के लिए ना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अगेंस्ट चले जाते हैं। और जब अगेंस्ट चले जाते हैं तो ऑब्वियसली आप लॉ तोड़ रहे हो, आप लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो, आप तो क्रिमिनल हो, फिर आपके ऊपर तो लेबल लग जाएगा, फिर आपके ऊपर एक के ऊपर लेबल लगेगा, आपके पूरे कल्चर के ऊपर ना, जो सामने आएगा ना उसके ऊपर लेबल लगाते रहेंगे, जो सामने आएगा उसके ऊपर लेबल लगाते रहेंगे। तो मतलब ये बहुत, मतलब ये बहुत बाइस्ड होती है ये चीज, मतलब ये बहुत ज्यादा बाइस हो जाते हैं इस चीज में, ठीक है। दिस साइकिल ऑफ लेबलिंग एंड स्टिग्मेटाइजेशन परपिचुएट सोसाइटल इनइक्वालिटीज। ये जो लेबलिंग और स्टिग्मेटाइजेशन होती है ना, कि लोअर क्लास पे आप लगाते हो बाबर, माइनॉरिटी ग्रुप्स के ऊपर लगाते हो, हालांकि वो तो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन आप लगा देते हो। तो ये जो स्टिग्मेटाइजेशन बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेबलिंग बर्दाश्त करनी पड़ती है ना, ये क्या करती है, ये परपिचुएट करती है सोसाइटल इनइक्वालिटीज को, इनबाइसेस को, जो कि ऑब्जर्व किया गया है, एज ऑब्जर्व इन मैस्वेडस स्टडी, वेयर अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू बी परसीव्ड एज रूल ब्रेकर्स। अब एक व्हाइट खड़ा है और एक ब्लैक बच्चा खड़ा है, अमेरिका एग्जांपल ले ले, वहां पे चोरी बेशक उसने की हो, लेकिन वो ना ब्लैक को पकड़ लेंगे, क्योंकि उनको लगेगा यार ये ज्यादा क्रिमिनल हो सकते हैं। आप खुद से लेबल, अब किसी एक ने कभी कोई हरकत कर ली, आप वो सारे उसकी रेस के ऊपर लेबल लगा दो, ये लेबलिंग होती है। अब वो बच्चा इंपैक्ट होगा। मैंने अपनी पहले भी एक दफा, मैं कहती हूँ ल्यूपिन एक सीरीज है, लड़का होता है, वो जो लीड कैरेक्टर है, वो उसमें क्या होता है, वो ब्लैक होता है, ठीक है। और जो जिसके साथ वो होता है, जिसकी वाइफ होती है, वो ऑब्वियसली वो व्हाइट होती है। अब क्या है कि चोरी कोई भी करे ना, अच्छा मतलब वो ना एक दफा अपनी उसके लिए पियानो लेने जाता है, गिटार लेने जाता है या पियानो कुछ लेने जाता है, तो अब वो अपनी वाइफ के लिए लेने जाता है। तो वो जो शॉपकीपर होता है ना, वो उसको देने से मना, वो उसको देखते हैं, उसको देने से मना कर देता है कि मैं नहीं दूंगा। वो पहले से ही सोच लेते हैं ये क्रिमिनल है। तो फिर क्या हुआ, ये चीज उसको बर्दाश्त करनी, उसको स्टिग्मा बर्दाश्त करना पड़ा अपनी रेस की वजह से, कि मैं डोमिनेंट, जो पावरफुल, मतलब जो डोमिनेंट कल्चर है मैं वहां का पार्ट नहीं हूँ, जो डोमिनेंट रेस है मैं उसका पार्ट नहीं हूँ, तो मुझे ये लेबल लगा रहे हैं मेरे ऊपर। फिर वो क्या करता है, वो रात को जाता है और वो गिटार चोरी करके ले आता है। ये होता है, इस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी मोल्ड होती है। आपको जिस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, आप कंफर्म करोगे उस बिहेवियर को फिर। तो ये था ल्यूपिन में। तो इस तरीके से ही होता है, ये सोसाइटल इनइक्वालिटीज ये बनाते हैं इस तरीके से, जो पावरफुल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, लेबलिंग बर्दाश्त करनी पड़ती है, जो माइनॉरिटीज होते हैं, जो लोअर क्लास होती है। ये जो सारी स्टडीज मैंने आपको बताई हैं, दीज स्टडीज कलेक्टिवली अंडरस्कोर हाउ लेबलिंग थ्योरी एंड सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इंटरसेक्ट, दोनों आपस में मिलते हैं इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ डेवियंस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज इन एवरीडे इंटरेक्शंस। इसमें कह रहे हैं कि इस सारी स्टडीज क्या बता रही हैं कि लेबलिंग थ्योरी और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, ये दोनों किस तरीके से मिलके एक सोसाइटी में डेवियंस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से डेवियंस जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसकी सोशल मतलब कंस्ट्रक्शनिज्म ही है ना ये। देखो अब मेरे सामने एक बंदा है, उसने कोई एक्ट किया, उसने चोरी की है। अब मुझे कैसे पता चलेगा जो उसने अमल किया वो चोरी है? मुझसे किसी ने इंटरेक्ट करके मुझे बताया कि ये जो अमल से की है चोरी, अब इसके ऊपर लेबल लगा दो। सबसे पहले लेबलिंग करने के लिए भी आप इंटरेक्शन के जरिए पहले चीज सीखते हो। आप कोई भी चीज सीखने के लिए इंटरेक्शनिज्म का होना जरूरी है, इंटरेक्शन करना जरूरी है। मैं पहले सीखूंगी तभी तो मैं लेबल लगाऊंगी। फिर मैंने इसको ऊपर लेबल लगा दिया, अब लेबल लगा दिया, मैं सबको बताना स्टार्ट कर दूं, इससे कहते हैं इसको सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है।
लेबलिंग थ्योरी के क्रक्स में सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म आपको नजर आएगी, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं आपस में टू कंस्ट्रक्ट डेवियंस। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं हमारी एवरीडे इंटरेक्शंस में? हमारी जो एवरीडे की जो इंटरेक्शन होती है ना एक दूसरे के साथ, यही जो लेबल्स लगाने में हेल्प करती है। Critics of labeling theory argue that it overlooks the role of individual agency and societal structures in shaping behavior। जो इसे क्रिटिसाइज करते हैं वो कहते हैं कि यार मतलब ये ज्यादा थोड़ा सा सिंपल करके चल रहे हैं ना लेबलिंग थ्योरी, ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है कि यार ये ओवरलुक करती है, इग्नोर कर देती है एक बंदे की जो अपनी उसकी जो अपनी एक सोचने की सलाहियत होती है। मतलब ये कहती है कि लेबल लगाया तो तभी वो करेगा। लेबलिंग थ्योरी कहती है ना कि लेबल लगाया तो फिर वो करेगा, स्कैंडिनेवियन की तरफ आएगा। तो ये कहती है कि यार एक बंदे की जो खुद की सोचने की सलाहियत है ना कि वो खुद से भी सोच कर सकता है, तो वो कहती है यार ये लेबलिंग थ्योरी इसको इग्नोर कर रही है। ठीक है। एंड सोसाइटल स्ट्रक्चर्स इन शेपिंग बिहेवियर, और जो सोसाइटी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है वो किस तरीके से बिहेवियर को शेप दे रहे हैं ना, इस चीज को ये इग्नोर कर रही है। However, proponents just supporters have maintained that it offers valuable insights into the dynamics of social control and the consequences of labeling deviant individuals as deviant। इसके प्रोपोनेंट्स तो ऑब्वियसली इसको सपोर्ट ही करते हैं ना। जो इसको क्रिटिसाइज करेंगे वो यही बोलेंगे कि बंदा खुद की भी होती है कि उसने करना ही करना है। जरूरी हो सकता है कि उसको उसको स्टिग्मा का इतना असर ना हो, उसकी खुद की ही इंक्लिनेशन, उसकी खुद की ही जो है ना वो टेंडेंसी ज्यादा हो क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ जाने की, डेवियंस की तरफ जाने की। ठीक है, तो वो इस चीज पे बात करते हैं। ओके, अगली है रैशनल चॉइस थ्योरी। रैशनल चॉइस थ्योरी क्या कहती है? द रैशनल चॉइस थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ। इनका नाम आपको पता होगा, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में आपने तो ऑब्वियसली इनका नाम सुना होगा, लेकिन हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ओके, ये इन्होंने फॉर्मुलेट की थी, बनाई थी। स्टेटेड दैट पीपल आर रेशनल थिंकर्स हु वेयर द डिसएडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ देयर डिसीजन एंड विल मोस्ट ऑफन मेक द चॉइसेस दैट मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स एंड मिनिमाइज देयर डिसएडवांटेज। ये जो बात एडम स्मिथ ने इधर बोली है ना लेबलिंग थ्योरी के ऊपर, ये क्रिटिसाइज है कि इसने ये चीज इग्नोर कर दी कि एक बंदे की खुद का भी, एक बंदा ना रैशनल थिंकर होता है, वो खुद से भी जाके इन्वॉल्व होता है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इस वजह से हो कि उसको स्टिग्मा, उसको हकारत, उसको नफरत बर्दाश्त करनी पड़ी, उसके ऊपर लेबल लग गया। वो ये जो इसके अगेंस्ट है ना, इसके अगेंस्ट आप ये समझ सकते हो कि एडम स्मिथ ने बोला कि नहीं, एक बंदे की खुद की भी सलाहियत होती है, वो रैशनल थिंकर होता है, वो एक समझदार बंदा है। वो ये देखता है किस चीज में उसका फायदा है, वो फायदे और नुकसान का कंपैरिजन करता है और फिर कंपैरिजन करके देखता है जहां पे उसको नुकसान हो उस चीज को छोड़ के जहां से ज्यादा फायदा हो ना उस ऑप्शन की तरफ चला जाता है। इसे कहते हैं रैशनल थिंकर होना। ये होती है इंडिविजुअल एजेंसी। ठीक है, ही स्टेटेड दैट पीपल आर रैशनल थिंकर्स हु वेयर द डिसएडवांटेज एंड बेनिफिट्स ऑफ द डिसीजन। वो मेजर करते हैं डिसएडवांटेज को एंड बेनिफिट को जो उनके डिसीजन से आएगा, एंड विल मोस्ट ऑफन मेक द चॉइसेस दैट मैक्सिमाइज देयर बेनिफिट्स एंड मिनिमाइज देयर डिसएडवांटेजेस। और वो कहते हैं कि यार ज्यादातर वही वाली चॉइसेस को ऑप्ट करते हैं जिनको लगे यार उनके बेनिफिट को बढ़ाएगी। ठीक है, रैशनल चॉइस थ्योरी इन क्रिमिनोलॉजी मेक्स अ सिमिलर असर्शन। जो रैशनल चॉइस थ्योरी है क्रिमिनोलॉजी में भी आ गई। ये तो उन्होंने एक बड़ा पर्सपेक्टिव दिया था ना। अगर हम इस फ्रेमवर्क को क्रिमिनोलॉजी में लाके डालें तो क्रिमिनोलॉजी में भी ये यही बात करेगी। ठीक है, while many criminologists believe that the commission of crime is influenced by external factors such as culture and environment, जैसे कि लेबलिंग थ्योरिस्ट ने बोले हैं, जितने भी इसके थ्योरिस्ट हैं सारे, रॉबर्ट बेकर एंड एडविन लैमेट वगैरह। तो जो क्रिमिनोलॉजिस्ट है वो इस बात पे बहुत सारे क्रिमिनोलॉजिस्ट इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो क्राइम होता है वो किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जैसे आपका कल्चर, आपके एनवायरनमेंट। जबकि रैशनल चॉइस थ्योरी के जो थ्योरिस्ट हैं या जो रैशनल चॉइस थ्योरी किस चीज पे फोकस करती है, ऑन द इंडिविजुअल एज द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स इन क्रिमिनल एक्टिविटी। वो कहते हैं यार बाहर नहीं, सबसे पहले यहाँ पर इंडिविजुअल खुद है, इंडिविजुअल एजेंसी यही चीज होती है ना, इंडिविजुअल खुद है, वो ही एक ड्राइविंग फोर्स है अपनी क्रिमिनल टेंडेंसीज के पीछे। अगर उसको लगेगा कि एडवांटेज ज्यादा है तो वो जाएगा ही जाएगा, वो फिर ये नहीं लगेगा कोई मुझे बाहर के फैक्टर्स कितना इंपैक्ट करें। हाँ ठीक है करते हैं, लेकिन वो ज्यादातर रैशनली मतलब वो सोचेगा, उसको लगेगा, वो मेजर करेगा एडवांटेजेस को एंड डिसएडवांटेजेस को, उसको लगेगा ये एडवांटेज ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो उस चीज के लिए जाएगा। ठीक है, तो बाकी जैसे सारे थ्योरिस्ट कल्चर एंड एनवायरनमेंट एंड जो मतलब कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। जो रैशनल चॉइस थ्योरी वो किस चीज पे फोकस करती है, वो इस चीज पे करती है कि बंदा होता है इसके क्रक्स पे, मतलब बंदा खुद एक ड्राइविंग फोर्स है क्रिमिनल एक्टिविटी में। ठीक है, ओके,
नेक्स्ट है, अच्छा रैशनल चॉइस थ्योरी की अगर मैं अजम्पशन देखूं या इसके आप देखें इसकी क्या इसके जो है तीन इंपॉर्टेंट आप समझ जाएं कि इसेंशियल्स क्या है इसके। पीपल कंपेयर एंड कंट्रास्ट द पोटेंशियल आउटकम्स ऑफ डिफरेंट चॉइसेस। वो जो भी चॉइसेस होते हैं ना उनकी क्या करेंगे, उनकी पोटेंशियल आउटकम्स का कंट्रास्ट करेंगे ना, मतलब उसमें कंपैरिजन करेंगे, फायदा कितना है इसके आउटकम में, फायदा है या इसके आउटकम में नुकसान है। देन पीपल अल्टीमेटली मेक द चॉइस दैट गिव्स देम द मोस्ट बेनिफिट। पहले वो कंपैरिजन करेंगे, फिर क्या करेंगे, कंपैरिजन में उनको पता चल गया ए का जो है नुकसान ज्यादा है फायदा कम है, तो फिर वो किसकी तरफ जाएंगे, नुकसान ज्यादा फायदा कम है, तो वो वाला ए वाला एक्शन वो करेंगे ही नहीं क्योंकि नुकसान ज्यादा है ना। फिर वो जब वो कंपैरिजन करेंगे तो फिर वो किस चॉइस की तरफ जाएंगे जिसको ज्यादा बेनिफिट देगी। पीपल आर मोटिवेटेड बाय देयर ओन पर्सनल डिजायर्स एंड गोल्स एंड प्रायोरिटाइज देम इन देयर चॉइसेस। पीपल आर मोटिवेटेड बाय देयर ओन पर्सनल डिजायर्स, वो रैशनल थिंकर्स है। यहाँ पे वो कहेंगे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स इतने नहीं, बंदा अपने डिजायर्स से खुद ही मोटिवेट होता है, उसको जहां पे फायदा नजर आता है वो उस तरफ जाएगा और इसी तरीके से वो प्रायोरिटाइज करता है अपनी चॉइसेस को, किस चॉइस को वो ऊपर रखेगा, किसको नीचे रखेगा, कौन सा उसको काम करना चाहिए, कौन सा उसको काम नहीं करना चाहिए। Okay, this all means that criminal behavior is a result of calculated decision making. क्रिमिनल बिहेवियर है कैलकुलेटेड डिसीजन मेकिंग, और ये कौन करता है, इंडिविजुअल खुद करता है, अपने दिमाग से करता है। तो मतलब बंदा खुद हुआ ना ड्राइविंग फोर्स इस चीज में, क्रिमिनल एक्टिविटी में। When people make the choice to commit crime, it is because they see a greater possible reward for it compared with the reward for abiding by the law. जब भी लोग क्राइम करते हैं तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको इसलिए ना जो एक्सटर्नल फैक्टर सारे उसको इम्पैक्ट करते हैं, वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसका ज्यादा से ज्यादा रिवार्ड निकल के आएगा। अगर वो किसी कन्वेंशनल तरीके पर चले जिसको लॉ मानता है, कन्वेंशनल तरीका कौन सा होता है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड होता है, एक्सेप्टेड तरीका कौन सा होता है जिसको लॉ मानता है, तो तभी लिखा हुआ है अबाइडिंग बाय द लॉ। जिसको लॉ मानता है उस तरीके पर चल के हो सकता है उसको लग रहा हो कि मुझे इससे ज्यादा फायदा नहीं है, और मुझे इससे ज्यादा फायदा है कि मैं क्रिमिनल क्राइम के रास्ते पे निकलूं, मैं क्रिमिनल एक्टिविटी में, अगर आपको चोरी से 2 करोड़ मिल रहे हैं और आपको जो कन्वेंशनल रास्ता है जिसको लॉ मानते हो उधर से आप महीने का 50,000 निकाल रहे हो, तो फिर क्रिमिनल्स क्या सोचते हैं कि यार हम लोग ना चोरी में चले जाते हैं। ये थ्योरी कहती है कि कैलकुलेटेड डिसीजन मेकिंग होता है, उनको ये लगता है कि यार हमें पॉसिबल जो ग्रेटर पॉसिबल रिवॉर्ड मिलेगा एज कंपेयर टू किससे, रिवार्ड्स फॉर अबाइडिंग बाय द लॉ। तो फिर वो क्या करेंगे, वो जाएंगे क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ। आपको मैंने जो बैकर की बताई थी, गैरी बैकर की बताई थी, जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने भी तो यही बात की थी ना कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। जब मैंने आपको पनिशमेंट्स वाला चैप्टर बताया था, उन्होंने क्या कहा था, जो क्रिमिनल होता है या कोई बंदा होता है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है, उसको ज्यादा बेनिफिट नजर आएगा वो जाएगा, ज्यादा रिवार्ड नजर आएगा वो जाएगा, उसको नहीं नजर आएगा वो छोड़ देगा। ठीक है, मजीद ये कि पीपल हु रिजॉर्ट टू क्राइम, जो लोग क्राइम करते हैं, ठीक है, सी द कॉस्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम टू बी लॉयर देन दोस रिसीव्ड बाय लीगल एक्टिविटीज। उनको लगता है यार, जैसे गैरी बेकर ने यही बात की जो भी ऊपर मैंने बताई है, उन्होंने क्या बोला था, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है। क्रिमिनल को ये लगता है कि यार अगर वो क्राइम करेगा ना इसकी कॉस्ट इतनी नहीं है, ना वो पकड़ा जाएगा, ना उसको लॉयर पे पैसे लगाने पड़ेंगे, ना ये काम करने में उसको ज्यादा पैसा जा रहा है, तो वो क्राइम करेगा। अगर आप जो क्राइम की कॉस्ट बढ़ा दो ना क्रिमिनल के लिए, वो फिर कभी नहीं करेगा क्योंकि उसको फिर फायदा नहीं है ना, बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पे रैशनल चॉइस के थ्योरी के जो थ्योरिस्ट हैं वो क्या कहते हैं यार, वो कहते हैं कि यार लोग तब क्राइम करते हैं जब उन्हें लगे कि यार क्राइम करने की कॉस्ट कम है उन एक्टिविटीज से ज्यादा जो लीगल एक्टिविटीज हैं। मतलब कि अगर मैं, उनको लगे कि मेरी पढ़ाई पे मेरा बहुत पैसा लग रहा है तो मैं पढ़ाई को छोड़ देता हूँ, तो क्राइम की ये कॉस्ट इतनी ज्यादा तो नहीं, तो मैं क्राइम ही कर लेता हूँ। मतलब उनको लगेगा ये लीगल एक्टिविटीज पे मेरा ज्यादा पैसा लग रहा है, मेरी ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा कॉस्ट लगेगी, तो फिर वो क्राइम की तरफ जाएगा। तो क्राइम की कॉस्ट बढ़ा देना, गैरी बेकर ने यही बोला था, क्राइम की कॉस्ट बढ़ा दो ताकि कोई क्रिमिनल क्राइम करे ही मत। ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेटेड डिसीजन मेकिंग यही है ना। तो रैशनल चॉइस थ्योरिस्ट भी यही बात करते हैं जो गैरी बेकर ने वहां पर की है। ठीक है, द फॉर्मल टर्म फॉर दिस मेथड ऑफ वेइंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ अ डिसीजन ऑफ वन्स ओन सेल्फ इंटरेस्ट इज हेडोनिस्टिक कैलकुलस। हेडोनिज्म क्या होता है? हेडोनिज्म एक बेंथम ने एक उसकी एक थ्योरी है, उसमें से ये बोला था बेंथम ने, हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे, ठीक है, उसने ये बोला था कि लोग मोटिवेटेड होते हैं वो काम करने के जहां पे कुछ ज्यादा से ज्यादा प्लेयर मिलता है, और वो काम वो करने से मतलब
बाज आते पीछे हटते जहां पे इनको लगे इसमें जो पेन ज्यादा मिलेगा, इसे कहते हैं हेडोनिज्म। और हेडोनिस्टिक कैलकुलस क्या होता है? ये मैयर करने के लिए कैलकुलस होता है जो हम लोग करते हैं अपने दिमाग में कि यार सोचते हैं, जैसे कोई एक्शन है मेरी तरफ, मैं सोचूंगी यार इस एक्शन से मुझे कितना ज्यादा अगर प्लेयर मिलेगा उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होगी, उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, कितनी देर के लिए वो प्लेयर रहेगा। ठीक है, हम लोग इस सारी चीजें देखते हैं सारी, इससे कहते हैं हेडोनिस्टिक कैलकुलस। कि हम लोग मैयर करते हैं, हम मैयर करते हैं कि जो एक्ट है उससे जो प्लेयर आएगा उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी ड्यूरेशन, ये सारी चीजें देखते हैं। और अगर पेन भी आ रहा है तो उस पेन की इंटेंसिटी कितनी है, क्या प्लेयर की इंटेंसिटी ज्यादा है तो फिर हम वो एक्ट कर लेंगे। अगर प्लेयर की इंटेंसिटी कम है, ड्यूरेशन कम है, सब कुछ कम है, फिर हम लोग वो एक्ट नहीं करेंगे क्योंकि फिर पेन की इंटेंसिटी तो दूसरी तरफ से ज्यादा हो जाएगी ना। इसे कहते हैं हेडोनिस्टिक कैलकुलस। और यही हेडोनिस्टिक कैलकुलस इधर यूज होता है कि वो कैलकुलेटेड डिसीजन मेकिंग करते हैं। यही लिखा है ना कि जो फॉर्मल टर्म है मेथड के लिए जिससे हम मेजर करते हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट को अपने डिसीजन के, वो उस फॉर्मल मेथड को क्या कहते हैं? हेडोनिस्टिक कैलकुलस। किसने बनाया था? ये बेंथम ने बनाया था, बेंथम की थ्योरी है हेडोनिज्म। ठीक है, तो इन सब चीजों को कैलकुलेट करने का जो कैलकुलस है, जो तरीका है, आप उसको फॉर्मली क्या बोलते हो? हेडोनिस्टिक कैलकुलस। ठीक है, तो आप किसी को इतना करते देखो ना तो वो ये कौन सा कैलकुलस यूज कर रहा होता है चीजों को मैयर करना कि यार इसका बेनिफिट ज्यादा है या इसकी कॉस्ट ज्यादा है। अगर इसमें मुझे पेन ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा है, मतलब आप पेन की तरफ जा रहे हो। अगर पेन ज्यादा मिल रहा है तो वो किस तरह का, मतलब पेन मिल रहा है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, अगर प्लेयर मिल रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या है, मतलब आपको फायदा कितना हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है। फायदे से ही तो प्लेयर मिलेगा और नुकसान से पेन मिलेगा। तो इन इन चीजों को वेइंग का मतलब इनको इनको मैयर करने का, वेइंग करना मतलब मैयर करना, इसको मैयर करोगे, मैयर करके देखो किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, किसकी ड्यूरेशन ज्यादा है। और ये जो सारा इसको फॉर्मली हम क्या कहते हैं, इस मैयर करने को किस चीज पे करते हैं? हेडोनिस्टिक कैलकुलस पे। ठीक है, रेशनल चॉइस थ्योरी मोस्टली अप्लाइज टू अडल्ट्स। ये ज्यादातर अडल्ट्स पे लगती है, क्यों? क्योंकि ये ऑब्वियसली जो रेशनल चॉइस थ्योरी के जो थ्योरिस्ट है वो क्या कहते हैं कि यार रैशनल थिंकर्स होते हैं जो भी क्राइम करते हैं। क्रिमिनल्स क्या होते हैं? रैशनल थिंकर्स होते हैं। तो इस अगर हम इस लिहाज से देखें तो ऑब्वियसली ये फिर अडल्ट्स ही होते हैं जिनका जो रैशनल थिंकर्स हम कह सकते हैं, जिनका दिमाग अच्छे तरीके से मिच्योर होता है। रैशनल चॉइस थ्योरी मोस्टली अप्लाई टू अडल्ट्स एज चिल्ड्रन लेक द एबिलिटी टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, मतलब कि साउंड डिसीजन जो लगे कि यार इन्होंने दिमाग से लॉजिकली बनाए हैं। एज अडल्ट्स कैन ड्यू टू ऑन गोइंग कोग्निटिव डेवलपमेंट। देखो वो जो चिल्ड्रन होते हैं ना, वो तो जैसे बहुत सारी थ्योरीज कहती हैं कि यार जो अंडर 18 होते हैं उनका तो फ्रंटल लॉब अभी अच्छे तरीके से डेवलप ही नहीं हुआ हुआ था। हम लोग यही देखते हैं ना, जुवेनाइल्स को इसी इन्हीं जो है बेसिस की वजह से सजाएं नहीं दी जाती ना। कहते हैं कि यार उनका अभी जो है ना, अभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनकी हो रही होती है, उनकी सोचने समझने की सलाहियत अभी पूरी तरीके से वो मेच्योर नहीं होते, अपने लाओबाली के टाइम पीरियड में होती है, इसलिए वो कभी भी रैशनल चॉइसेस नहीं बनाते। जबकि एक अडल्ट जो होता है वो इस फेज से निकल जाता है, वो रैशनल चॉइसेस बनाता है, जैसे आप और हम। ठीक है, ओके, साइकोलॉजिकल थ्योरीज मैं आप लोगों को बाद में ही कराऊंगी, तो ये मैंने कंप्लीट करा दी है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी, ना भी समझ आई हो तो प्लीज मुझसे कॉन्टेक्ट करके भी पूछ लेना, वरना क्लास में भी जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी लाइव उसमें पूछ लेना। ओके,